हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ कैट जी। आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में आगे पढ़ेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टर्म्स जो कि है स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक। देखिए क्या शब्द है हमारे पास, स्टीरियो यानी स्टीरियो केमिस्ट्री की हम लोग बात करेंगे और बात करेंगे कि कब कोई रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव होगा और कब कोई रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। ठीक है, तो शुरू किया जाए विथ डेफिनेशन ऑफ टर्म स्टीरियो सेलेक्टिव। देखिए स्टीरियो सेलेक्टिव में दो शब्द हैं। पहला है स्टीरियो जो कि बताता है स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में, और दूसरा शब्द है सेलेक्टिव। सेलेक्टिव मतलब आपके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, एक से ज्यादा स्टीरियो केमिस्ट्री वाला प्रोडक्ट बनेगा और उसमें से कोई एक को आप सेलेक्ट करेंगे, वो मेजर बनेगा, ज्यादा बनेगा और दूसरा कम बनेगा। तो देखा जाए डेफिनेशन क्या कहता है स्टीरियो सेलेक्टिव का। इट सेज ए रिएक्शन इन विच देयर इज चॉइस ऑफ पाथवे, यानी मेरे पास पाथवे में चॉइस है बट द प्रोडक्ट आइसोमर, यानी प्रोडक्ट के बहुत सारे जो आइसोमर पॉसिबल हैं उनमें से एक प्रोडक्ट आइसोमर की बात करें, बट द प्रोडक्ट आइसोमर इज फॉर्म्ड ड्यू टू इट्स रिएक्शन पाथवे बीइंग मोर फेवरेबल देन द अदर्स अवेलेबल। तो मेरे पास एक से ज्यादा रिएक्शन पाथवे अवेलेबल है, लेकिन उसमें कोई एक पाथवे ज्यादा फेवरेबल है जिसके वजह से एक पर्टिकुलर स्टीरियो केमिस्ट्री का प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है औरों के मुकाबले। तो एक चीज हमको यहां से ये समझ में आई कि देयर आर मल्टीपल पाथवेज अवेलेबल टू मेक मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो एक से ज्यादा पाथवे है मेरे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना पाने के लिए, लेकिन उन सारे पाथवे में से एक पाथवे बाकियों से ज्यादा फेवरेबल है, जिसकी वजह से एक प्रोडक्ट बाकियों से ज्यादा बन रहा है, उस वजह से मेजर प्रोडक्ट बन रहा है और कई सारे माइनर प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ ये बात समझा जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मॉलिक्यूल है 2-क्लोरोब्यूटेन। ये 2-क्लोरोब्यूटेन जो है इसमें मैं एलिमिनेशन रिएक्शन करा रहा हूं। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, उसमें क्या होता है, क्या रिएजेंट यूज होता है, इस सब की चर्चा अभी हम थोड़ी देर बात करेंगे। लेकिन अभी मान लीजिए कि हम एलिमिनेशन रिएक्शन करा रहे हैं और उस एलिमिनेशन रिएक्शन में होगा क्या, ये क्लोरीन और लेट्स से ये हाइड्रोजन बाहर निकलता है, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन बाहर निकलता है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है इन दोनों कार्बन के बीच में। तो क्लोरीन जिस कार्बन पे लगा है वो अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा से क्लोरीन निकला, बीटा से हाइड्रोजन निकला और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिला, ब्यूट-2-ईन। अब ये ब्यूट-2-ईन क्या बन सकता है, या तो ये सिस हो सकता है या ट्रांस। आप देखेंगे ब्यूट-2-ईन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, सिस भी बन सकता है ब्यूट-2-ईन और ट्रांस भी बन सकता है। अगर ऐसा हो रहा है कि किसी एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर आपके पास जो प्रोडक्ट बना उसमें ट्रांस ज्यादा बना सिस से, ठीक है, तो ब्यूट-2-ईन तो बना लेकिन उसका स्टीरियो आइसोमर ट्रांस ब्यूट-2-ईन ज्यादा बना स्टीरियो आइसोमर सिस ब्यूट-2-ईन से। आपको पता है ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, या आप इनको डाया स्टीरियो आइसोमर्स भी कह सकते हो। तो डाया स्टीरियोमर्स भी हैं ये। ठीक है, तो इसमें एक आइसोमर ट्रांस सिस से ज्यादा बना। ठीक है, लेट्स से ट्रांस बना 90%, सिस बना 10%, या आप कह सकते हो कि ये 99% बना, ये 1% बना। ऐसा भी हो सकता है कि ये 52% बने, ये 48% बने, लेकिन एक दूसरे से ज्यादा बना। एक
आइसोमर दूसरे से ज्यादा क्यों बना होगा? क्योंकि रिएक्शन पाथवे में कुछ तो ऐसा होगा कि इसको सेलेक्ट किया जा रहा है, इसको रिएक्शन मेजर बना रहा है और इसको माइनर बना रहा है। तो इस तरह का अगर कोई रिएक्शन है तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे कि वो रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव है, क्योंकि उसने एक स्टीरियो आइसोमर को दूसरे स्टीरियो आइसोमर से ज्यादा बनाया है। ठीक है, बस इतना ही हमको अभी समझना है कि स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब क्या है। एक स्टीरियो आइसोमर ट्रांस दूसरे स्टीरियो आइसोमर सिस से ज्यादा बना है। ठीक है, अब अगला हम लोग टर्म देखा जाए, इसी स्टीरियो सेलेक्टिव की तरह एक और टर्म हम लोग यूज करेंगे, वो है रीजियो सेलेक्टिव। रीजियो सेलेक्टिव, सेलेक्टिव मतलब आप समझ गए, सेलेक्टिव मतलब आप एक को सेलेक्ट कर रहे हो, एक को दूसरे से ज्यादा बना रहे हो। पिछली बार आपने क्या सेलेक्ट किया था कि एक स्टीरियो आइसोमर दूसरे स्टीरियो आइसोमर से ज्यादा बनेगा। इस बार हम क्या कह रहे हैं, हम रीजन को सेलेक्ट कर रहे हैं जहां रिएक्शन होगा। ठीक है, एक बार डेफिनेशन पढ़ लिया जाए इसका। इट सेज एनी रिएक्शन दैट फेवर्स बॉन्ड फॉर्मेशन at a particular atom or at a particular region over the other possible atoms or other possible regions। तो आपको एक ऐसा रिएक्शन मिले जिसमें एक रीजन में बॉन्ड फॉर्मेशन अदर पॉसिबल रीजन से ज्यादा हो रहा हो। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ इस बात को हम आपको समझाएं तो फिर से हम अपने पुराने एग्जांपल को लें। ठीक है, आपने लिया था 2-क्लोरो ब्यूटेन और आपने कहा कि अल्फा पोजीशन से क्लोरीन निकलेगा और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा। अल्फा पोजीशन जहां क्लोरीन लगा है और अल्फा के बगल वाला बीटा, तो लेट अस कॉल दिस एज बीटा 1 एंड दिस एज बीटा 2। इधर भी बीटा है, इधर भी बीटा है। ठीक है, हाइड्रोजन निकल सकता है तो वो अगर बीटा 1 से निकल सकता है तो बीटा 2 से भी निकल सकता है। अगर आपने बीटा 1 पोजीशन से हाइड्रोजन को निकाला तो डबल बॉन्ड कहां बनेगा? इन दोनों कार्बन के बीच में। इन दोनों कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड बना तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ब्यूट 2इन। देखिए डबल बॉन्ड यहां बना है। ठीक है, और अगर आपने बीटा 2 पोजीशन से हाइड्रोजन को निकाला होता H फ्रॉम बीटा 2 पोजीशन, तो आपको प्रोडक्ट क्या दिख रहा होता? आपको प्रोडक्ट दिखता ब्यूट 1इन। मान लीजिए आपने इस हाइड्रोजन को सेलेक्ट किया तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन निकला, तो डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में बना। प्रोडक्ट क्या मिला आपको? ब्यूट 1इन, डबल बॉन्ड यहां है। ठीक है, अब रिएक्शन में ये दोनों प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन एक प्रोडक्ट दूसरे से ज्यादा बना। ठीक है, अगर आपका ब्यूट 2इन प्रोडक्ट ब्यूट 1इन प्रोडक्ट से ज्यादा बना, क्यों ज्यादा बना होगा? तो आप देखिए ब्यूट 2इन ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, इसके पास ये दोनों sp2 कार्बन और इनके बगल का कार्बन अल्फा कार्बन। सो दिस विल हैव 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और इसको अगर देखा जाए तो ये दोनों sp2 कार्बन और sp2 कार्बन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, दिस हैज 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट ब्यूट 2इन ज्यादा स्टेबल है ब्यूट 1इन से, एंड लेट्स से मेरा ब्यूट 2इन इसी वजह से ब्यूट 1इन से ज्यादा बना है। तो इस रिएक्शन ने क्या किया, यहां प्रोडक्ट बन सकता था दोनों, ब्यूट 2इन भी और ब्यूट 1इन भी बनेगा भी दोनों, लेकिन ब्यूट 2इन अगर ब्यूट 1इन से ज्यादा बना। ठीक है, लेट्स से ये बना 90%, ये बना 10%, ये बना या 99%, ये बना 1%। इस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि रिएक्शन ने सेलेक्ट किया है प्रोडक्ट ब्यूट 2इन को ज्यादा बनाने के लिए। ठीक है, ज्यादा बनाने के लिए आपने सेलेक्ट किया है एक रीजन। कौन सा रीजन आपने सेलेक्ट किया कि ये वाले रीजन पे हम लोग डबल बॉन्ड ज्यादा बनाएंगे, ये वाले रीजन पे डबल बॉन्ड कम बनाएंगे। आपने सेलेक्ट किया कि ब्यूट 2इन ब्यूट 1इन से ज्यादा बनेगा,
ठीक है, और इसीलिए ये कहलाएगा रीजियो सेलेक्टिव। आपने रीजन को सेलेक्ट किया, आपने सेलेक्ट किया कि ये रीजन में डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में। किसके मुकाबले? कार्बन 1 और कार्बन 2 के मुकाबले कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में डबल बॉन्ड ज्यादा बनेगा, ब्यूट 2 इन मेजर प्रोडक्ट बनेगा ब्यूट 1 इन से, इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाएगा रीजियो सेलेक्टिव। उल्टा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था कि ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन से ज्यादा बनता, उस केस में भी हम कहते कि रिएक्शन का जो पाथवे है उसने सेलेक्ट किया है कि एक रीजन में डबल बॉन्ड ज्यादा बनेगा दूसरे रीजन से, एक प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा दूसरे प्रोडक्ट से, उस केस में भी ये रिएक्शन कहलाता रीजियो सेलेक्टिव, ठीक है। अब हम लोग अगला टर्म देखा जाए, हमारा नेक्स्ट टर्म है स्टीरियो स्पेसिफिक। हम स्टीरियो सेलेक्टिव का क्या मतलब समझते हैं कि दो प्रोडक्ट बना, सिस ब्यूट 2 इन ट्रांस ब्यूट 2 इन और ट्रांस ब्यूट 2 इन सिस ब्यूट 2 इन से ज्यादा बना, ट्रांस सिस से ज्यादा बना, एक स्टीरियो आइसोमर दूसरे स्टीरियो आइसोमर से ज्यादा बना, ठीक है, ये कहलाता था स्टीरियो सेलेक्टिव। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक। देखिए यहां भी दो शब्द हैं, एक तो है स्टीरियो केमिस्ट्री और वो स्पेसिफिक होगी, ठीक है। देखा जाए स्टीरियो स्पेसिफिक का क्या मतलब है, ए रिएक्शन इन विच स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द रिएक्टेंट, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द रिएक्टेंट कंप्लीटली डिटरमाइंस द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, विदाउट एनी अदर ऑप्शन, ठीक है, बिना किसी और ऑप्शन के। अगर आपका रिएक्टेंट का स्टीरियो केमिस्ट्री आपके प्रोडक्ट के स्टीरियो केमिस्ट्री को डिटरमाइन करता है, और एक तरह का स्टीरियो आइसोमर अगर आपने रिएक्टेंट का लिया तो एक पर्टिकुलर तरह का ही आपको स्टीरियो आइसोमर मिलेगा प्रोडक्ट का, कोई और ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक। कुछ एग्जाम्पल के साथ इस बात को डिटेल में हम समझें। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप SN2 रिएक्शन नहीं पढ़े हो, ठीक है, लेकिन आप स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़े हो, और मैं आपको ये एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूं। क्या होता है एक SN2 रिएक्शन में, जनरली बात करें तो एक न्यूक्लियोफाइल होता है और एक लिविंग ग्रुप को वो बाहर निकाल देता है। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है लिविंग ग्रुप के और लिविंग ग्रुप बाहर, ठीक है। तो देखिए A और C, मैंने वर्टिकल पोजीशन सेम रखा है A और C को, और क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आया लिविंग ग्रुप के, इसीलिए अब B उधर चला गया और न्यूक्लियोफाइल B की जगह लग गया। बेसिकली न्यूक्लियोफाइल कहां लगा है? लिविंग ग्रुप जिधर था उसके अपोजिट, ठीक है। ये एक SN2 रिएक्शन होता है, डिटेल तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी समझिए, अगर ये तरह का मैंने रिएक्टेंट लिया तो मुझे इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मैंने रिएक्टेंट का स्टीरियो आइसोमर ले लिया, बेसिकली उसका इनेंशियोमर ले लिया, ठीक है, तो अगर ये D फॉर्म है तो लेट्स से मैंने L फॉर्म ले लिया, इसका मिरर इमेज ले लिया। मिरर इमेज कैसे लिया है? देखो हेड और टेल सेम रखा है, A और C को सेम जगह रखा है। B जो पहले आपको दिख रहा था लेफ्ट हैंड साइड, अब वो B दिख रहा होगा आपको राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमने क्या किया, B जो पहले लेफ्ट में था अब राइट में कर दिया, और ऐसा करने से क्या हुआ, फिर से देखो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से गया लिविंग ग्रुप के, इधर से गया लिविंग ग्रुप को बाहर निकाला और B की जगह न्यूक्लियोफाइल खुद लग गया, ठीक है। B राइट हैंड साइड था, वहां न्यूक्लियोफाइल लग गया, और B जो पहले राइट हैंड साइड था अब लेफ्ट हैंड साइड चला गया। यहां पे क्या हुआ, ये देखो, अगर आपने रिएक्टेंट का मिरर इमेज ले लिया तो आपको प्रोडक्ट भी एक दूसरे का मिरर इमेज मिल रहा है। अगर ये D फॉर्म है, ये L फॉर्म है, मैं जानता नहीं कौन D कौन L है, ये तो सिर्फ और सिर्फ पोलैरिमीटर बना सकता है, और मैं प्रोडक्ट में भी नहीं जानता कौन D है कौन L है। लेकिन अगर मैं मान लूं कि अगर ये D फॉर्म है और लेट्स से ये D फॉर्म है, तो अगर मुझे D फॉर्म डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है, रिएक्टेंट से डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्रोडक्ट मिला, तो जरूर मुझे लीवोरोटेटरी रिएक्टेंट से लीवोरोटेटरी प्रोडक्ट भी मिलेगा। ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हम देख के बता पाए कि ये डेक्स्ट्रो है कि लीवो है, नहीं, ये हम नहीं बता सकते। हम ये भी नहीं बता सकते प्रोडक्ट कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लीवो है, लेकिन हम मान ले अगर कि ये D है और ये भी D है, तो मुझे पक्का
ये पता है कि इसका मिरर इमेज L होगा और इसका भी मिरर इमेज L होगा, ठीक है। अगर वो D है तो ये L और ये D है तो ये L, ठीक है। तो मुझे क्या पता चला, अगर मुझे डेक्स्ट्रोरोटेटरी रिएक्टेंट से डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्रोडक्ट मिला है तो वैसा ही रिएक्शन अगर मैं SN2 कराऊं लीवोरोटेटरी रिएक्टेंट के साथ तो मुझे लीवोरोटेटरी जो है वो प्रोडक्ट मिलेगा। अगला एक एग्जांपल देखा जाए, हम अगर किसी एल्कीन में, ठीक है, हैलोजन का एडिशन कराएं, ऐसा एडिशन हम आगे पढ़ेंगे कि ये एंटी एडिशन होता है, ठीक है, लेकिन अभी हम ये नहीं बात कर रहे हैं। अभी आप मान लीजिए सिस एल्कीन है मेरे पास, सिस ब्यूटुइन, और उसमें मैंने Br2 का एडिशन कराया और मुझे रेसमिक मिक्सचर मिल गया, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे कि अगर ट्रांस ब्यूटुइन में लेता और उसमें Br2 का एडिशन कराता तो मुझे मीजो मिलता। अभी मेरा सिर्फ इतना कंसर्न है कि देखिए अगर आपने सिस की जगह ट्रांस लिया, रिएक्टेंट का स्टीरियोकेमिस्ट्री बदल दिया, रिएक्टेंट का स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर आपने बदल दिया तो प्रोडक्ट का भी स्टीरियोकेमिस्ट्री बदल गया। पहले वो रेसमिक मिक्सचर था, दो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर था, ठीक है, दो ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस का मिक्सचर था, लेकिन अगर आपने सिस की जगह ट्रांस कर दिया, स्टीरियोकेमिस्ट्री बदल दिया रिएक्टेंट का, तो प्रोडक्ट का भी स्टीरियोकेमिस्ट्री बदल गया, अब वो मीजो हो गया है। इंटरनल कंपनसेशन की वजह से उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 है, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात हम कह रहे हैं कि अगर तुमने रिएक्टेंट में उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री बदला तो प्रोडक्ट में उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बदलेगा, ठीक है। अगर आपको सिस से रेसमिक मिल रहा है तो सिस की जगह आप स्टीरियोकेमिस्ट्री बदल के जब ट्रांस लेंगे तो आपको रेसमिक नहीं मिलेगा, उसकी जगह मीजो मिलने लगा, ठीक है। यहां इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है, दीज आर डायास्टीरियोमर्स, और इन दोनों में भी क्या रिलेशन है, दीज आर आल्सो डायास्टीरियोमर्स, ठीक है। अब इस बात को हम यहां लिख लेते हैं। अभी जो मैंने एग्जांपल देखा उसमें क्या हुआ, देखिए रिएक्टेंट जब आपने सिस लिया तो आपको प्रोडक्ट क्या मिला, D या L। तो एक पर्टिकुलर तरह का रिएक्टेंट का स्टीरियोकेमिस्ट्री होने पे प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर तरह का स्टीरियोकेमिस्ट्री आया। आपने क्या किया, रिएक्टेंट का स्टीरियोकेमिस्ट्री बदल दिया, सिस की जगह इसको कर दिया ट्रांस, और अब क्या होगा, प्रोडक्ट का भी स्टीरियोकेमिस्ट्री बदल जाएगा। ये D या L बनने की जगह अब क्या बनने लगा, मीजो बनने लगा, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। अगर आप रिएक्टेंट का स्टीरियोकेमिस्ट्री बदलोगे तो प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बदलेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर सिस से D या L बनता है तो ट्रांस से मीजो बनेगा, या अगर सिस से मीजो बनता है तो ट्रांस से D और L बनने लगेगा, ठीक है। ये एक पॉइंट, ये हमने एग्जाम्पल 2 में देखा। एग्जाम्पल 1 में आपने क्या देखा, एग्जाम्पल 1 में हमने देखा अगर रिएक्टेंट मेरा R है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, वापस से हम लोग एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकाल ही लिया जाए, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल 1 फिर से देखते हैं। दिस इज एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में अगर हम मान लें कि CIP प्रायोरिटी क्या है, लेट अस से CIP प्रायोरिटी है लिविंग ग्रुप, फिर न्यूक्लियोफाइल, फिर C, फिर B, फिर A। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये CIP प्रायोरिटी है। सभी का हम रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन अब लिखना चाह रहे हैं। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहें तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, लिविंग ग्रुप की, दिस इज 1। फिर किसका है, न्यूक्लियोफाइल का, वो तो यहां है नहीं। फिर किसका है, C का, दिस इज 2। फिर B का 3 एंड 4। कैसे घूम रहे हैं आप, 1 2 3 4, 4 जो है वो वर्टिकल है, यानी आप जैसे घूम रहे हैं वही कहेंगे। सो दिस हैज R एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, R एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। आप प्रोडक्ट को देखिए, इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यहां न्यूक्लियोफाइल की, ये 1, फिर C का 2,
B is 3 and A is 4। आप 1 से 2 3 4 घूमेंगे और 4 वर्टिकल है, जैसे घूम रहे हैं वही कहेंगे। सो दिस विल बी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन S। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने रिएक्टेंट जो था उसका मिरर इमेज ले लिया। इसका मिरर इमेज ले लिया तो अगर ये कैपिटल R कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका कैपिटल S आना चाहिए। देखा जाए फिर से लिख के, लिविंग ग्रुप विल बी 1, C is 2, B is 3 and A is 4। 1 से 2, 2 से 3 और 4। अगेन A जो है फोर्थ प्रायोरिटी वो वर्टिकल है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम घूम रहे हैं वही बताएंगे। तो दिस इज S एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, होना भी चाहिए था R का मिरर इमेज S। और इधर देखा जाए, इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए। अगेन ये इसका मिरर इमेज तो है ही है, वो S है तो इसका R आना ही चाहिए, लेकिन फिर भी लिख के देखा जाए। CIP प्रायोरिटी न्यूक्लियोफाइल का 1, फिर C2, B is 3 and A is 4। 1 2 3 4, दिस हैज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन R। ठीक है, तो आप देखिए क्या हो रहा है। रिएक्टेंट जब आपका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन R था, प्रोडक्ट लेट्स S बना उससे, और फिर क्या हुआ, जब आपने R से S बनाया, रिएक्शन ने क्या किया, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को पलट दिया। अगर इस केस में R कॉन्फ़िगरेशन से S कॉन्फ़िगरेशन बना दिया, रिएक्टेंट R तो प्रोडक्ट S, यानी जब रिएक्टेंट S होगा तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टीरियोकेमिस्ट्री, एक पर्टिकुलर, ठीक है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट का लेने पे एक पर्टिकुलर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आपको प्रोडक्ट का मिल रहा है। जब आप रिएक्टेंट बदल दे रहे हो, उसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बदल दे रहे हो, तो प्रोडक्ट का भी बदल जा रहा है। ठीक है, तो हमने देखा जो मेरा एग्जांपल 1 है उसमें रिएक्टेंट का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जब मैंने R की जगह S कर दिया, ठीक है, तो मेरा जो प्रोडक्ट है उसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी बदल गया। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग चीज पढ़ने जा रहे हैं वो है काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। समझिए काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट का मतलब क्या होगा। हम देखना चाहते हैं कि अगर मैंने, ठीक है, आइसोटोप ले लिया, अगर मैंने आइसोटोप ले लिया, जैसे कि कार्बन 12 का कार्बन 14, ठीक है, क्लोरीन 35 की जगह क्लोरीन 37, हाइड्रोजन में अगर आपने प्रोटियम की जगह ड्यूटेरियम ले लिया, तो आपको रिएक्शन के काइनेटिक्स पे क्या फर्क दिखेगा। ठीक है, काइनेटिक्स यानी जो भी हम रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व करते हैं उसमें मुझे क्या फर्क दिखेगा। ठीक है, देखा जाए डेफिनेशन क्या है। सो इट इज ए फिनोमिना एसोसिएटेड विथ आइसोटोपिकली सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल। आइसोटोपिकली सब्स्टिट्यूटेड का मतलब मॉलिक्यूल में जहां भी हाइड्रोजन था, लेट्स से CCl3H था, अब आप ये हाइड्रोजन की जगह उसका आइसोटोप ले रहे हो ड्यूटेरियम। ठीक है, तो प्रोटियम की जगह आपने क्या ले लिया, ड्यूटेरियम। सो इट इज फिनोमिना एसोसिएटेड विथ आइसोटोपिकली सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल एग्जिबिटिंग। अब अगर आपने हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम ले लिया तो क्या होगा, एग्जिबिटिंग डिफरेंट रिएक्शन रेट। हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम ले लिया तो रिएक्शन का रेट में क्या फर्क आएगा, एग्जिबिटिंग डिफरेंट रिएक्शन रेट का ये मतलब हुआ। अब ये काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट हम कहां यूज करते हैं, तो इट इज ए टूल, इट इज ए टूल यूज्ड टू एड इन अंडरस्टैंडिंग रिएक्शन काइनेटिक्स, इट्स मैकेनिज्म एंड सॉल्वेंट इफेक्ट। ठीक है, तो काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट का हम लोग इस्तेमाल कहां करने वाले हैं, हम हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगा के देखेंगे कि क्या रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बदल गया क्या। हम ये देखेंगे कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या हो सकता है, कैसे ये पर्टिकुलर रिएक्शन हुआ होगा, कौन सा बॉन्ड टूटा होगा, कौन सा बॉन्ड नहीं टूटा होगा। ठीक है, कौन सा बॉन्ड आरडीएस में टूटा होगा, कौन सा बॉन्ड फास्ट स्टेप में टूटा होगा। इस तरह की चीजें हम पता लगाना चाहते हैं।
साथ ही साथ हम सॉल्वेंट का इफेक्ट देखना चाहते हैं। ठीक है, आपने अगर टॉटोमेरिज्म पढ़ा है तो उसमें आपने ड्यूटेरियम एक्सचेंज पढ़ा होगा। ठीक है, हम सॉल्वेंट क्या करते हैं, अगर H2O की जगह ड्यूटेरियम रख दें तो क्या होगा। ठीक है, देखा जाए तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट किस बारे में बात करता है, अगर मैं डिफरेंट आइसोटोप यूज करूं तो क्या होगा। कैसा डिफरेंट आइसोटोप, आप C12 की जगह C14 रख दें, ठीक है, या प्रोटियम की जगह आप ड्यूटेरियम रख दें तो क्या होगा। सॉल्वेंट बदल दें, सॉल्वेंट वाटर आप जहां यूज करते हैं उसकी जगह हैवी वाटर D2O यूज करके देखिए, क्या आपको रिएक्शन के रेट में कोई बदलाव दिख रहा है, प्रोडक्ट में एक पर्टिकुलर जगह आइसोटोप आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप पता लगाना चाहते हैं कि कौन सा स्टेप फास्ट है, कौन सा स्टेप स्लो है, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है। इस तरह की जानकारी आप पता लगाना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं कि आपका प्रपोज्ड मैकेनिज्म सही है या नहीं, तो इस तरह का हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, आइसोटोप बदल के देखते हैं कि जो मैंने मैकेनिज्म प्रपोज किया है एक्सपेरिमेंटल डेटा उसको कोलैबोरेट कर रहा है या उसके अगेंस्ट एविडेंस दे रहा है। अगेंस्ट एविडेंस मिल रहा है, इसका मतलब मैंने जो मैकेनिज्म प्रपोज किया है उसमें कुछ न कुछ कमी है, गलती है, हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म की जरूरत है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होता कि लेट से मैंने ये मैकेनिज्म प्रपोज किया तो ये ऐसा होगा। अरे मैकेनिज्म मैंने प्रपोज किया है, ये रिएक्टेंट को थोड़े पता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म बाद में आएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पहले आएगा। जरूरी यह है कि आपका प्रपोज्ड मैकेनिज्म एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ जा रहा हो। ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आपके प्रपोज्ड मैकेनिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब प्रपोज्ड मैकेनिज्म में गलती है, उसको डिस्कार्ड करके बेटर मैकेनिज्म की जरूरत है। ठीक है, और आप देखेंगे कि समय के साथ बहुत सारे रिएक्शन के मैकेनिज्म बदल गए। हम लोग जब अपने समय में पढ़ते थे तो कैनिजारो का डिफरेंट रिएक्शन हम लोगों को मैकेनिज्म पढ़ाया जाता था। कैनिजारो रिएक्शन में आपके समय में बिल्कुल अलग पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि तब एक्सपेरिमेंटल डेटा की कमी थी। विथ मोर एक्सपेरिमेंटल डेटा हमने मैकेनिज्म को रिफाइन किया है। ठीक है, बेटर बनाया है ताकि वो एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ कॉन्फॉर्म कर पाए। ठीक है, आगे चला जाए, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट को देखा जाए। सो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट और एक है सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। प्राइमरी मतलब क्या? प्राइमरी मतलब जो बॉन्ड टूट रहा है या बन रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हुए, वहां पे मैं डिफरेंट आइसोटोप का यूज करूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप इस रिएक्शन को देखें, इस रिएक्शन में अगर आप देखिए तो अगर आप रिएक्टेंट को देखें और प्रोडक्ट को देखें तो आपको देखिएगा कि ये ब्रोमीन पहले नहीं था, ये कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड पहले तो नहीं था रिएक्टेंट में, और रिएक्टेंट में यानी कि ये बॉन्ड टूटा है और ये बॉन्ड बना है। ठीक है, अब जहां पे बॉन्ड टूटता या बनता हुआ दिख रहा है, अगर मैं वहां पे इस हाइड्रोजन को हटा के ड्यूटेरियम लगा दूं तो इस हाइड्रोजन की जगह मैंने उसका आइसोटोप ड्यूटेरियम यूज किया है। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये जो 6 हाइड्रोजन थे वो सब आइडेंटिकल थे, तो 6 हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से बदलना जरूरी है। पता चला मैंने सिर्फ एक हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से बदला और पता चला ड्यूटेरियम वाला बॉन्ड टूटा ही नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन वाला ही बॉन्ड टूटा, तो मुझे कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, कुछ नया नहीं मिलेगा। तो मैं क्या समझता हूं कि ये 6 हाइड्रोजन एक जैसे हैं। अगर मुझे समझना है कि हाइड्रोजन कार्बन के बॉन्ड में कुछ टूट रहा है, बन रहा है, फास्ट स्टेप में टूट रहा है, स्लो स्टेप में टूट रहा है, तो जरूरी है कि मैं 6 हाइड्रोजन को बदलूं। मैंने 6 हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगा दिया और अब देखा, मुझे पता था कि यही कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड टूटेगा और यहां कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड मुझे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हुए टूटते हुए दिखा, उस पे मैंने उसका
आइसोटोप यूज किया। आइसोटोप में यूज कर सकता था, यहां अगर कार्बन 12 है तो यहां मैं कार्बन 14 यूज कर सकता था, या यहां अगर ये प्रोटियम है तो इसको ड्यूटेरियम यूज कर सकता था। मैंने जानबूझ के कार्बन 12 को कार्बन 14 से रिप्लेस करने की जगह हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस किया है, प्रोटियम को ड्यूटेरियम से रिप्लेस किया है। ऐसा इसलिए कि कार्बन 12 और कार्बन 14 इसमें जो मास में परसेंटेज डिफरेंस है, परसेंटेज डिफरेंस कितना है, लेट्स से 2/12 इंटू 100%, ठीक है, ये आएगा तकरीबन 16% के करीब। लेकिन अगर मैं ड्यूटेरियम को यूज कर लूं हाइड्रोजन की जगह, तो बेसिकली मैंने मास चेंज कर दिया 1 की जगह 2, यानी परसेंटेज चेंज इज 50%। तो अगर मुझे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट देखना है तो मैं चाहता हूं देयर शुड बी ए ह्यूज परसेंटेज इन मास, ताकि मुझे अगर थोड़ा सा भी इफेक्ट है तो वो प्रोनाउंस्ड दिखे, ठीक है। और इसीलिए कार्बन 12 को कार्बन 14 से रिप्लेस करने की जगह मैंने प्रीफर किया है प्रोटियम को ड्यूटेरियम से रिप्लेस करना। ये बात समझ में आया? ऐसा करने पे जो भी इफेक्ट है, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन मास इज मोर, तो मुझे वो इफेक्ट ज्यादा जो है वो एम्पलीफाई होके दिखेगा, ठीक है। देखा जाए क्या हुआ, अगर मैंने इस प्रोटियम को ड्यूटेरियम से रिप्लेस किया तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या कहता है कि अगर आपने हाइड्रोजन रखा था तो लेट से इस रिएक्शन का रेट था KH, अगर आपने उसकी जगह ड्यूटेरियम रख दिया तो रेट जो है रिएक्शन का वो है KD, एंड ऑब्जर्व्ड KH/KD इज 7। यानी हाइड्रोजन जब था तो रेट रिएक्शन का 7 टाइम्स ज्यादा है, बजाय इसके कि आप वहां ड्यूटेरियम लगा दो। तो प्रोटियम के साथ रेट ज्यादा और ड्यूटेरियम के साथ रेट कम, तो हाइड्रोजन के दो अलग अलग आइसोटोप्स यूज करने पे मुझे रेट में बहुत बड़ा चेंज दिखाई दिया, 7 टाइम्स का अंतर दिखाई दिया, ठीक है। इसकी जगह लेट्स से अगर मैं एक दूसरा रिएक्शन लूं, यहां देखिए रिएक्शन में क्या हो रहा है, दिस इज CH3-CBr, ठीक है। इसका रिएक्शन मैंने वाटर के साथ कराया और बेसिकली ये Br हट के यहां OH लग गया है, ठीक है। कौन सा बॉन्ड टूटा होगा, यही कार्बन ब्रोमीन वाला बॉन्ड टूटा है। कौन सा बॉन्ड बना है, यही कार्बन और OH वाला बॉन्ड बना है। तो जो बॉन्ड बन रहा है या टूट रहा है कार्बन ब्रोमीन का, ठीक है, मैंने वहां पे लगे हुए एटम का, ठीक है, आइसोटोप ने यूज किया है। मैंने इनफैक्ट क्या किया, ये जो CH3 था इसको CD3 कर दिया। मुझे पता है कि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड या कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड ये तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते समय नहीं टूट रहा, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूं कि जो बॉन्ड नहीं टूट रहा है या जो बॉन्ड नहीं बन रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हुए, उसके अगल बगल का कोई बॉन्ड और उससे लगा हुआ एटम में बदल दूं, जैसे यहां हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम रख दिया, तो इससे भी रेट ऑफ रिएक्शन में थोड़ा अंतर आ सकता है। अगर ऐसा अंतर मुझे देखने को मिला तो मैं उसको कहूंगा कि सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ। और यहां देखा गया कि ऐसा सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट यहां नहीं है, क्योंकि जो रेट हाइड्रोजन प्रोटियम के साथ वही ड्यूटेरियम के साथ, तो हाइड्रोजन का आइसोटोप बदलने पे प्रोटियम से ड्यूटेरियम रेट में कोई खास फर्क नहीं आया। अगर कोई खास फर्क नहीं आया, KH/KD 1 है, इसका मतलब हम कहेंगे कि नो सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। सेकेंडरी क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि बेसिकली ये कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड तो टूटा ही नहीं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आते हुए। अगर वही बॉन्ड टूटना था तो उसको हम प्राइमरी कह रहे हैं। एक बात और हम क्लैरिफाई कर दें कि ये सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ये जेईई के सिलेबस में किसी मतलब का नहीं है। हम जहां भी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट की बात कर रहे होंगे, हम 100% केसेस में प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट की ही बात करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल के साथ ये देखा जाए। लेट्स से आप
बेंजीन का नाइट्रेशन करके नाइट्रोबेंजीन बना रहे हो। आप क्या चाहते हो कि आप नाइट्रेशन कर दो किसका, बेंजीन का, और प्रोडक्ट बना लो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन इज C6H6, ठीक है, और नाइट्रोबेंजीन में क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन हट गया और उसकी जगह ये NO2 आके लग गया। फिर मुझे इसमें KIE पता करना है, ठीक है, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। तो मैंने क्या किया, ये जितने हाइड्रोजन यहां मुझे दिख रहे थे उसको मैंने ड्यूटेरियम से चेंज कर दिया। क्या ले लिया, C6D6। अब C6D6 का भी मैंने नाइट्रेशन किया, उससे भी, इस बेंजीन से भी मैंने नाइट्रोबेंजीन बनाया और देखा कि अगर बेंजीन में प्रोटियम यूज किया था तो उसका रेट था KH, और जब ड्यूटेरियम यूज किया तो उसका रेट है KD, और पता लगाया, एक्सपेरिमेंटली नापा कि दोनों का ही रेट तकरीबन बराबर है। और अगर तकरीबन बराबर है तो मैं रिजल्ट क्या लिखूंगा, सो रिजल्ट इज नो प्राइमरी, और प्राइमरी कई बार हम लोग छोड़ देते हैं शब्द, नो KIE ऑब्जर्व, क्योंकि दोनों का रेट बराबर है। इसका मतलब आपको काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व ही नहीं हुआ। इसके अगेंस्ट अगर मैं एक दूसरा रिएक्शन कर रहा हूं, मैंने क्या लिया है, फिनॉल, ठीक है, और फिनॉल का मैं आयोडीनेशन करना चाह रहा हूं। बेसिकली फिनॉल का आयोडीनेशन करेंगे तो होगा क्या, यहां C6H5OH में एक हाइड्रोजन हट के उसकी जगह आयोडीन लग जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, C6H5 में से एक हाइड्रोजन हटा और उसकी जगह क्या लग गया, आयोडीन, और ये लगने वाला आयोडीन पैरा पोजीशन पे लगता है, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलता है, 4-आइडोफिनॉल। अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली इस हाइड्रोजन की जगह अब मैं आइसोटोप यूज कर लिया ड्यूटेरियम। ठीक है, हाइड्रोजन की जगह जब मैंने ड्यूटेरियम यूज कर लिया और इस वाले फिनॉल से जब मैं I4-आइडोफिनॉल बनाया और दोनों का रेट मैंने मेजर किया एक्सपेरिमेंटली, जब प्रोटियम यूज किया था वर्सेस जब ड्यूटेरियम यूज किया, तो मुझे देखा कि प्रोटियम के साथ रेट बहुत ज्यादा है, 4 टाइम्स ज्यादा है इनफैक्ट जब मैं ड्यूटेरियम यूज कर रहा हूं उससे। ठीक है, तो KH/KD इज 4। अगर KH/KD की वैल्यू 1 से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है तो हम लोग कहेंगे KIE इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, इनफैक्ट ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, तो आप यहां से आगे के लिए याद भी रख सकते हो कि जब भी आप नाइट्रेशन रिएक्शन करते हैं बेंजीन का, तो प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जब आयोडीनेशन करते हैं वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और वहां काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। ठीक है, आगे जब हम लोग ये रिएक्शन पढ़ रहे होंगे इंडिविजुअली, नाइट्रेशन और आयोडीनेशन, तो हम फिर से ये बात करेंगे कि यहाँ काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को मिला या नहीं मिला। ठीक है, तो वहां हम लोग फिर से बात करेंगे, लेकिन हम लोग इस टर्म को यही समझना चाहते हैं। कुछ और रिएक्शन जिसमें आपको प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट या KIE ऑब्जर्व होता है, ऐसे कुछ रिएक्शन हैं। पहला है E2 रिएक्शन। क्या होता है E2 मैकेनिज्म, E2 रिएक्शन क्या होते हैं, ये सब चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अगर आप नाम याद रख सकते हो ठीक है, नहीं याद रख पाओगे कोई बात नहीं, हम डिटेल में तो वहां फिर से इस बात की चर्चा करेंगे ही। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ नाम याद रख लें तो अच्छा ही है। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां देखने को मिलता है, बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन केमिस्ट्री में हमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं, और उसमें ही होता है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन। तो उन सभी में से आपको सल्फोनेशन और आयोडीनेशन में, ठीक है, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को मिलता है।
इसी तरह हमने जो एग्जाम्पल पहले लिया था, हम क्या कर रहे थे, अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कीटोन इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल था, ये वाला, ये एग्जाम्पल। ठीक है, यहां देखिए ये कीटोन है, एसीटोन है, और वहां हमने ब्रोमीन डाला है। ठीक है, हेलोजिनेशन कर रहे हैं कहां पे, ये पोजीशन कीटोन के रेस्पेक्ट में, ये कीटोन ग्रुप और उसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन। तो अल्फा पोजीशन पे हम हेलोजन लगा रहे हैं, इसीलिए इसी रिएक्शन का नाम क्या है, अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कीटोन। और यहां देखिए आपको KH/KD7 मिला था। तो हम क्या कह रहे हैं कि अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कीटोन में भी प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसे और भी बहुत सारे रिएक्शन हैं, ये लिस्ट जो है पूरी तरह जो है कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है, कुछ नाम हैं सिर्फ। ठीक है, और ये वो नाम है जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो अगर आप इनको ध्यान रखेंगे इट विल बी गुड। विद दिस वी एंड टुडेज लेक्चर। थैंक यू।